हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करने चल रहे हैं। क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप क्वेश्चन सुनिएगा जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। पहला क्वेश्चन आपका है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ आपको नाम बता रहे हैं, मीन्स साझेदार कितने प्रकार के होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, एड्स टू ट्रेड क्या होता है? ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं एड्स टू ट्रेड में। ठीक, चलिए आज का हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम हम कंपनीज के बारे में पढ़ रहे थे, मीन्स हमने उसमें देखा था कि मीटिंग्स कितने प्रकार के होते हैं और फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज के बारे में। तो आज हम कुछ टर्म्स यूज पे बात करने चल रहे हैं जो मीटिंग में जनरली यूज होता है। जैसे पहला हमारा है कोरम। It means the minimum number of members who must be present in order to constitute a valid meeting। देखिए, कोरम का मतलब नॉर्मली भी हम लोग ऐसे जनरल टर्म में यूज करते रहते हैं कि लोग घर पे बोलते हैं भैया कोरम पूरा कर दो। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी कंपनी की मीटिंग हो रही है उसमें कम से कम कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए कि ताकि वो मीटिंग को कंडक्ट किया जा सके, मीन्स वो मीटिंग हो सके तो उसके लिए कम से कम कितने मेंबर्स चाहिए। तो अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 5 मेंबर अगर प्रेजेंट है तो वो मीटिंग की जा सकती है। प्राइवेट कंपनी के केस में 2 मेंबर्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं कि जो हम टर्म्स ऑफ मीटिंग पे बात करने चल रहे हैं, यहाँ केवल हम आपको नॉर्मल सा इंट्रो दे रहे हैं। अदरवाइज हम अगर इन सब चीज़ों के बारे में बोले तो जब कंपनीज एक्ट आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत डिटेल में चीज़ों पे बात हुई है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हुई है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि मतलब से 5 मेंबर हो गए तो वो मीटिंग हो जाएगी। अब डिपेंड करता है मीटिंग का नेचर कैसा है। ठीक है, तो नॉर्मली हमारे लिए यही जानना है कि कोरम जो होता है पब्लिक कंपनी के लिए 5 मेंबर्स चाहिए, प्राइवेट कंपनी के लिए 2 मेंबर्स चाहिए। ठीक, सेकेंड हमारा जो है इसका वोटिंग्स। अब वोटिंग क्या होता है? डिसीजन इन अ मीटिंग इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग। मीन्स अगर हम कहें कि कोई भी मीटिंग हो रही है कंपनी की तो उसमें जो भी निर्णय वगैरह होता है वो वोट के आधार पे होता है। और अगर हम बात करें वोटिंग कितने टाइप्स की होती है, ये बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कभी कभी मीटिंग चल रही है वहाँ पे अपना हाथ उठा के आप बता दीजिए कि हाँ आप उसके पक्ष में या नहीं है। मीन्स अगर हम बोले कि बोला गया कि जैसे मान लीजिए 50 लोग मीटिंग चल रही है, भैया जो जो इसके पक्ष में है अपना हाथ उठा दो, तो हाथ उठा देंगे। जो नहीं उससे सहमत होंगे वो अपना हाथ नहीं उठाएंगे। ये तरीका होता है। फिर दूसरा है वोटिंग बाय पोल। वोटिंग बाय पोल का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको बेसिकली क्या किया जाता है कि पेपर दिया जाता है, उस पेपर के थ्रू आप अपने राय को बता सकते हैं, मीन्स यस और नो कर सकते हैं। और इसमें देखिए कि वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स में हर पर्सन के पास सिर्फ और सिर्फ एक वोट होता है। मीन्स अगर कोई भी एक व्यक्ति है वो क्या कर सकता है कि अपना एक हाथ उठाएगा, ऐसा नहीं कि दोनों हाथ उठा के 2 वोट काउंट करा देगा। लेकिन वोटिंग बाय पोल के केस में देखिएगा कि मोर देन 1 वोटिंग राइट होता है। अब ये मोर देन 1 वोटिंग राइट्स कैसे मिलता है, अभी आपको हम प्रॉक्सी बताने वाले हैं तो वो उससे हो जाता पता चलेगा आपको। कहने का मतलब यह है कि मीन्स वोटिंग बाय पोल में आप क्या कर सकते हैं कि अपना वोट दे सकते हैं, साथ ही साथ दूसरे का भी वोट दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। आगे देखते हैं हम उसको। देखिए प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या होता है इसको देखिएगा। A proxy is a person who is designated by an other to represent that individual at meeting and vote in place of that members। प्रॉक्सी का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी कह सकते हैं मेंबर्स के अनुपस्थिति में वो क्या करता है, उसके जगह पे उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है और जो भी वोट्स वगैरह होते हैं मीन्स जो भी डिसीजन होता है उस मीटिंग में वहाँ पे वो अपनी बात को रख सकता है। अब लेकिन हम यहाँ पे ये भी बताएंगे आपको कि प्रॉक्सी के बारे में भी कंपनीज एक्ट में बहुत डिटेल में बताया गया कि मीन्स कौन पर्सन प्रॉक्सी बन सकता है और एक प्रॉक्सी के पास किस लिमिट्स तक का राइट्स है, मीन्स उसकी क्या क्या अधिकार है। ऐसा नहीं कि हर तरीके के मीटिंग में प्रॉक्सी को आप अपॉइंट कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम बोले तो प्रॉक्सी एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जो मतलब कि एक मेंबर्स के अनुपस्थिति में वो क्या कर सकता है कि उस मीटिंग में सम्मिलित होकर वोट कर सकता है। ठीक है, और जनरली हम बोले कि बीएचयू वाले बच्चे बहुत अच्छे जाते हैं प्रॉक्सी कि अटेंडेंस बहुत लगवाते हैं प्रॉक्सी करा के। ठीक, चलते हैं मीटिंग। नेक्स्ट हमारा जो है मीटिंग का टर्म मिनट्स। अभी क्या होता है? द टर्म मिनट्स मीन्स द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग ऑफ अ कंपनी। दीज आर समरी ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्टेड डिसीजन एंड रेसोल्यूशन एटसेट्रा। मीन्स जब कंपनी की मीटिंग हो जाती है उस मीटिंग का
पूरा हम बोले कंक्लूजन क्या निकलता है, मीन्स उसका समरी वे जो तैयार किया जाता है उसको मिनट्स बोला जाता है। उसमें क्या रहता है कि मीन्स ये पूरा चीज़ बताया जाता है कि कब मीटिंग हुई, किस टॉपिक पे बात हुई, कौन कौन से डिसीजंस मीटिंग में लिए गए हैं, कौन कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं जिसको हम बोलते हैं मिनट्स। ठीक, नेक्स्ट हमारा है एजेंडा। एजेंडा इज द सब्जेक्ट मैटर और द पर्पस ऑफ कॉलिंग ए मीटिंग। बेसिकली एजेंडा क्या होता है कि नॉर्मल भी हम लोग बोलते हैं कि भैया आज का क्या एजेंडा है, तो सेम वही चीज़ कि जब किसी भी कंपनी की मीटिंग बुलाई जाती है तो उस मीटिंग में किस चीज़ पे डिस्कशन होने वाला है उसको हम बोलते हैं एजेंडा। ठीक, नेक्स्ट हमारा नोटिस। All those who are concerned with business of the meeting are entitled to attend it, required to be communicated the date, time, place of meeting। कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति मीटिंग में सम्मिलित होने वाला होता है, मीन्स जब कभी कंपनी की मीटिंग हो रही है उस मीटिंग में जो भी मेंबर्स पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं तो उन मेंबर्स को क्या करना पड़ता है कंपनी की तरफ से कि कम्युनिकेट करना पड़ता है। मीन्स क्या चीज़ें कि डेट बताना पड़ेगा, टाइम बताना पड़ेगा, प्लेस बताना पड़ेगा, किस जगह पे मीटिंग हो रही है, किस दिन हो रही है, क्या टाइम, और इन सब चीज़ों को बताने के लिए अगर बोला जाए तो 21 डेज बिफोर बताना पड़ता है। मीन्स जिस दिन मीटिंग होने वाली होती है उस दिन से कि 21 दिन पहले बताना पड़ता है, ताकि सामने वाला व्यक्ति जो मीटिंग में आ रहा है वो पूरी चीज़ों को जान सके, अपने तरफ से भी तैयारी करके आए कि हाँ वो उस मीटिंग में अपना पक्ष अगर रखना है उसको तो कैसे रखेगा, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और नोटिस पे भी हम बात करें तो कंपनीज एक्ट में बहुत क्लियरली बताया गया है कि कब से ये 21 डेज का काउंटिंग होगा, क्या मोड होना चाहिए। और ये याद रखिएगा ये नोटिस जो होता है ये रिटन फॉर्म में रहता है। रिटन फॉर्म का मतलब कि लेटर फॉर्म या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मीन्स आप मेल के थ्रू भी नोटिस भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो 21 डेज का टाइम है वो दोनों केस में एप्लीकेबल होता है। मीन्स 21 डेज मिनिमम रहने चाहिए। मीन्स जब भी मीटिंग हमारी हो रही है उससे 21 दिन पहले नोटिस भेजना पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, मीन्स कंपनी के समापन की बात करते हैं। वाइंडिंग अप इज अ process by which life of company is brought to end, assets are released, liabilities are discharged and surplus distributed among shareholders। मीन्स वाइंडिंग अप करने का मतलब कि कंपनी का समापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है कि कंपनी को ख़त्म किया जाता है, कि उसमें जितने भी एसेट्स होते हैं, संपत्तियां सभी को बेच दी जाती हैं, जो भी कंपनी की लाइबिलिटीज़ होती हैं उसको पे कर दिया जाता है, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के उन शेयर होल्डर्स के बीच में बांट दिया जाता है। अगर हम बात करें मोड ऑफ वाइंडिंग अप, मीन्स कि अगर कंपनी का समापन करना है तो हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं, तो बेसिकली 2 टाइप्स हमारे पास हैं कि वाइंडिंग अप के। पहला है वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, मीन्स इसको आप कह सकते हैं कंपल्सरी वाइंडिंग अप। दूसरा है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। अरे यहाँ आपको बता दें ट्रिब्यूनल बेसिकली होता क्या है ये समझ लीजिए। ट्रिब्यूनल एक तरीके की हम बोले कि स्पेशल पर्सन होते हैं या स्पेशल हम कहें कि ये कमेटी गठित की जाती है। एक कंपनी के केस में जब कभी कंपनी का डिसोल्यूशन करना होता है कि या हम कहें कि समापन करना होता है कंपनी का, तो उसके लिए एक कमेटी गठित की जाती है। जैसे आप लोग अक्सर देखते होंगे कि हम बताएं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कोई पूर्व जज हो गए या कोई रेपुटेटेड एडवोकेट्स हो गए, इस तरीके के पर्सन क्या किए जाते हैं कि अपॉइंट किए जाते हैं कि एक कंपनी के वाइंडिंग अप के प्रोसेस के लिए। ठीक, अगर वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल्स की बात करें हम तो बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, मीन्स स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कंपनी का वाइंडिंग अप किया जा सकता है। और कब किया जा सकता है? अनेबल टू पे इट्स डेब्ट्स, अगर कंपनी क्या करती है कि अपने डेब्ट्स को पे करने में असमर्थ हो जाती है। नो बिजनेस एक्टिविटी बाय कंपनी, मीन्स कंपनी जो फॉर्म हुई है वो कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं कर रही, ऐसे केस में। मिस्टेक इन कॉलिंग स्टेट्यूटरी मीटिंग एंड डिलीवरिंग रिपोर्ट्स, कि ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट्यूटरी मीटिंग अगर टाइमली नहीं कंपनी बुला पाती है तो ऐसे केस में भी उसका कंपल्सरी वाइंडिंग अप हो सकता है। फिर लेस नंबर ऑफ मेंबर्स, मीन्स अगर हम बात करें कि पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी में आप मिनिमम मेंबर्स की बात देखें, अगर उससे बिलो हो जाती है तो वो भी क्या हो सकता है, उस केस में कंपनी का समापन किया जा सकता है। ठीक है, अब वॉलंटरी में अगर हम बात करें वॉलंटरी वाइंडिंग अप, तो कंपटीशन टाइम इन AOA, मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मीन्स जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में टाइम बताया गया है कि हाँ कितने समय के लिए कंपनी ओपन करना है, मीन्स कितने समय तक कंपनी चलेगी। अगर वो टाइम पूरा हो जाता है तो उसमें क्या किया जाएगा, कंपनी का समापन कर दिया जाएगा। मोर डेब्ट्स, अगर कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि
कर्ज हो चुके हैं ऐसे केस में। फिर बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ड्यू टू एनी कॉज, मीन्स अगर कोई ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि जहां पे कंपनी को क्या किया जा सकता है, स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू भी कि वाइंडिंग अप किया जा सकता है। फिर बाय मेंबर एंड बाय क्रेडिटर अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट, कि फिर कंपनी के जो हम कहें शेयर होल्डर्स होते हैं और क्रेडिटर्स, ये सब भी मिलकर कंपनी का वाइंडिंग अप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि कोर्ट के आदेशानुसार चलेगा, मीन्स कोर्ट की निगरानी में ये काम होगा। ठीक, कि अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हम हमारा अगला टॉपिक है रिटेल शॉप। कि अब देखिए बेसिकली हमारा जो टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था वो खत्म होता है, और रिटेल शॉप में मीन्स आपको हमने ये बताया था कि होल सेल रिटेल। तो अब ये हम बोले कि जो हम अल्टीमेटली हम गुड्स परचेज करते हैं, वो गुड्स परचेज करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऐसे कह सकते हैं कि शॉप्स अवेलेबल हैं, कि कौन कौन से कहाँ से हम परचेज कर सकते हैं। तो पहला हमारा है डिपार्टमेंटल स्टोर, इवॉल्व इन 1852 इन फ्रांस। ये देखिए याद रखिएगा 1852 फ्रांस में डिपार्टमेंटल स्टोर का कॉन्सेप्ट आया था। डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ टाइप ऑफ रिटेल शॉप अंडर विच ऑल टाइप ऑफ मटेरियल आर सोल्ड थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट अंडर वन रूफ। मीन्स एक छत के नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना के क्या किए जाते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट को सेल किए जाते हैं। जैसे हम बोले कि अब आप जाइए किसी एक बिल्डिंग में, वहाँ पे क्या हो जाए कि आपको फूड के सारे आइटम मिल जाएं, फिर स्पोर्ट्स आइटम आपको सारे मिल जाएं, फर्नीचर के आइटम्स मिल जाएं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिल जाएं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि आजकल क्या चलता है कि बहुत से बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बना होता है, या अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग आइटम्स मिलते हैं। मीन्स उस फ्लोर पे से एक स्पेशल नेचर का आइटम मिलेगा। तो ये आपका डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया। मल्टी शॉप मीन्स many retail shops in single ownership and management having same homogeneous product transaction. This is direct relation in सैमसंग नोकिया। अब देखिए कि मल्टी शॉप्स का मतलब क्या है कि क्या करते हैं कि एक ही व्यक्ति के कर सकते हैं स्वामित्व में एक प्रोडक्ट से नेचर मीन्स एक टाइप के प्रोडक्ट को कई सारी कंपनियां जैसे बना रही हैं, उनको जब बेचा जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या बोला कि आप एक मोबाइल शॉप ओपन कीजिए, लेकिन अब मोबाइल शॉप में आप जान रहे हैं कि सैमसंग आ रहा है, नोकिया आ रहा है, फिर हम बोले क्या नाम से कि आपका रेडमी, जियोमी, बहुत सारे मोबाइल शॉप अवेलेबल है। फिर इसी तरीके से अगर हम बोले 4 व्हीलर का आप शॉप ओपन कर लीजिए, तो 4 व्हीलर में आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी है, हुंडई है, महिंद्रा है, टाटा है। ये क्या हो गए आपके मल्टी शॉप्स होते हैं। मीन्स आप क्या करिए कि एक ही व्यक्ति के अंदर कई सारे शॉप जब ओपन हो जाते हैं। फिर सुपर मार्केट, कॉम्बिनेशन स्टोर। अब देखिए सुपर मार्केट आपका डिपार्टमेंटल से बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। सुपर देखिए इसमें क्या होता है कि बेसिकली फूड कमोडिटीज आपको अब मिलेंगी, सिलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग गुड्स बाय कस्टमर हिमसेल्फ इन होल शॉप। मीन्स यहाँ पे आपको क्या रहता है कि पूरे दुकान में आप अपने पसंद के अनुसार क्या कर सकते हैं, गुड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। बिलिंग ऑन गेट, आप क्या करेंगे जो उस प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह होगा, बिल होगा, वो गेट पे जाके पे कर सकते हैं। ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप परचेज करेंगे सिर्फ और सिर्फ कैश नगद बेसिस पे होगा, क्रेडिट नहीं चलता है। फिर सेलिंग मशीन, इंटर क्वाइन एंड गेट प्रोडक्ट्स। आजकल ये भी कॉन्सेप्ट चलता है कि मीन्स आप देखते होंगे कि अक्सर हम बोलें कि क्या होता है कि आप देख रहे होंगे कि रेलवे स्टेशन वगैरह पे चीज़ें चलती हैं कि आप क्या करिए, मशीन लगी हुई है, उसमें कॉइन्स डालिए और आप प्रोडक्ट पा सकते हैं। कि अक्सर हम बोले कि पानी का बॉटल वगैरह होता है, या हम बोले कि मिल्क होता है, तो ये सब चीज़ें मिलती हैं इस तरीके से। फिर हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज हमने आपको पढ़ा चुका है और हमें उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। हायर परचेज में क्या होता है, परचेज बाय बायर एंड पे इन फ्यू इंस्टॉलमेंट्स। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी सामान परचेज किया जाता है उसको इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है। और दूसरी चीज़ क्या कर रहा है, अंटिल फुल पेमेंट द पेड मनी ट्रीटेड एज हायर ऑफ एसेट्स। मीन्स जब तक आप पूरा पेमेंट नहीं कर लेते हैं तो जो भी अमाउंट पे किया रहता है वो उस एसेट्स का किराया की तरह माना जाता है, और ओनर टिल इट्स लास्ट पेमेंट इज सेलर। कि मीन्स कि जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना हो जाए उस एसेट्स का जो ओनर होगा वो सेलर माना जाएगा। ठीक, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम कि ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। मीन्स जो ओनरशिप है वो जब एग्रीमेंट होता है उसी टाइम आपका ट्रांसफर हो जाएगा। एंड इंस्टॉलमेंट इज टू बी पेड इन मेनी इंस्टॉलमेंट्स। अब देखिए कि जो यहाँ पे आपका पेमेंट की अगर हम बात करें बेसिकली वो कई सारे इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाता है। फिर अगला आपका जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टोर्स,
इट इज़ गवर्नड बाय जॉइंटली कंज्यूमर लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में भी हम बता चुके हैं आपको। मीन्स क्या होता है कि एक तरीके के ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं जो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए क्या करते हैं कि एक सोसाइटी का फॉर्म करते हैं। और हम आपको बताए थे कि कई सारे टाइप्स के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं, जैसे हाउसिंग हो गए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जिस एरिया में उनको प्रॉब्लम्स आती है उससे रिलेटेड क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट किस ईयर में पास हुआ और इसमें मिनिमम कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ हम आज की अपनी क्लास समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।